गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सात्विक खरे और आज मैं आपके सामने कोर्स लेकर आया हूं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू बता दूं। हमारी हिस्ट्री जनरली 5 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे पहला पार्ट होता है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड। ये पांचों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास में एक थीमेटिक स्टडी आती है हिस्ट्री की, और यह जो कोर्स है ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को डील करता है। अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इस कोर्स को फॉर्म करने के लिए मैंने दो रिसोर्सेज का यूज किया है। पहला है आर एस शर्मा सर की बुक और दूसरी उपेंद्र मैम की बुक। ये दोनों बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी क्रोनोलॉजी में लिखी गई हैं और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में इजीली अवेलेबल है। ये कोर्स बेसिकली ज्यादातर आर एस शर्मा सर से पिक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक जर्नल रीडर के एस्पेक्ट में बहुत अच्छा डाटा दिया गया है। बट अगर आप क्यूरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप उपेंद्र मैम की बुक पे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा डेप्थ है। और ये कोर्स ऐसा फॉर्म किया गया है कि जैसे आप कोई पॉइंट आर एस शर्मा से उठा रहे हैं और उसकी कनेक्टिविटी उपेंद्र मैम में भी है, तो मैंने वो पॉइंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप कोई भी बुक करें, रेफर कर सकते हैं दोनों बुक को। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अपन आर एस शर्मा के थ्रू चल रहे हैं, तो एक पॉइंट या एक मेजर पिलर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको रेफरेंस बता दूं कि इस बुक का कौन सा चैप्टर आप रीड कर लें, जिसके पास आपके लिए एक कंटेंट रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स की स्लाइड्स बहुत पॉइंट वाइज हैं और कोर्स अपना इंग्लिश पैटर्न में चलेगा। इंग्लिश मतलब क्या कि हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट रहेगा इंग्लिश में, और जो टीचिंग लर्निंग पैटर्न है ये हमारा रहेगा हिंदी में। अब मैं इस कोर्स को थोड़ा बताऊं कि कोर्स किस हिसाब से बना है। ये कोर्स कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 11th क्लास में पढ़ता हो, 12th क्लास में पढ़ता हो, ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, या फिर जनरल रीडर है जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाता है, या फिर आप कोई बैंक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एसेट्रा। अब एक पॉइंट आता है कि एसएससी और बैंकिंग में तो इतना ज्यादा डेप्थ में आती नहीं है हिस्ट्री। तो एक्चुअली क्या है, जब अपन एक लूसेंट बुक रेफर करते हैं एसएससी बैंकिंग के लिए, तो लूसेंट बुक में हर चीज डॉट पॉइंट में एक्सप्लेन होती है। तो डॉट को लिंक करना थोड़ा कठिन हो जाता है एज अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कोर्स है ये एक आपको बैकग्राउंड में थीम कवर कर देगा कि जब आप इस थीम को पढ़ने के बाद में, समराइजेशन को पढ़ने के बाद में जब पॉइंट्स पे जाएंगे, तो आपको ये थीमेटिक स्टडी में आ जाएगी चीज और आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको हिस्ट्री आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करवा पाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है हिस्ट्री का कनेक्टिविटी। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं बट अपन उसको एनालाइज नहीं कर पाते तो डेली हैबिट्स में। ये कोर्स फैक्चुअल पॉइंट्स को भी कवर करता है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स और ज्यादा चाहिए तो आप बुक रेफर कर लीजिए, बहुत ज्यादा फैक्चुअल पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें थीम को मैं मेजरली कवर करूंगा कि ओवरव्यू आपको चैप्टर का मिल जाए जिससे आप सेल्फ रीडिंग कर पाए। दूसरी बात, ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये आपको एनालिसिस की तरफ लेके चला जाता है कोर्स। एनालिसिस मतलब क्या कि आप अपने इंटरप्रिटेशन से अपने विचारों को इस कोर्स के थ्रू रख पाते हो। और ये एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब कोई ऐसे एग्जाम में जहां पे आपको आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग इन द सेंस ऑफ आपके बोर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, पीएससी का भी हो सकता है, तो हर जगह आपको बेनिफिशियल हो, इसलिए उस हिसाब से मैंने जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को डिजाइन किया है। इस कोर्स के बारे में थोड़ा आगे बताता हूं। इस कोर्स का कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से रहेगा, सीक्वेंस। सबसे पहले हम व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। हिस्ट्री हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोग्राफी मतलब होता है कैसे हिस्ट्री एज अ हिस्टोरिकल सब्जेक्ट आगे जाके इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उसका एवोल्यूशन हो रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, इतिहास लेखन। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन। इसमें मैं आपको टाइमलाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे एडीबीसी होता है, कैसे हम अपनी टाइमलाइन फॉलो करते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री की बैकबोन होती है टाइमलाइन। हम जब कोई भी इवेंट पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता रहे कि आगे हुआ है, पीछे हुआ है। तो ये चीज हम टाइमलाइन से समझेंगे। दूसरा, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस बेसिस पे सब्जेक्ट को डील करते हैं, क्या हम सोर्सेज लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, और इस पढ़ाई में जो जो सोर्सेज उपयोग हो रहे हैं उनके बारे में कैसे हम बातें करते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट आता है, थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक आता है, ये ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपनी अर्थ की। कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बढ़ती है, कैसे यहाँ पे स्पीसीज आए,
कैसे मैन का एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो स्टोन एज वाला पीरियड है उसको साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ेंगे। तो जो यहां तक के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे जनरली फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री में आते हैं। फाउंडेशन मतलब क्या, कि यहां पे भी हमारी हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, बट जो हम एक थीम बनाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हमें पता रहे कि हम हिस्ट्री को किस नजरिए से देखना चाहते हैं, किस नजरिए से हम देख रहे हैं। तो ये फाउंडेशन टॉपिक्स हैं। और जो मेन हिस्ट्री हमारी शुरू होती है वो स्टोन एज के बाद से शुरू होती है। स्टोन एज के बाद से हमें फैक्चुअल कंटेंट्स मिलने लगता है, फैक्चुअल इन द सेंस ऑफ कि हम डिटेल्स मिलने लगती हैं, एग्जीबिशंस की चीजें मिलने लगती हैं, स्टोन टूल्स के बारे में पता चल जाता है, फैक्चुअल डाटा मिलने लगता है। और हम जब उसको थीम के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक की तरफ चलेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो इंडिया में कंटेम्प्रेरी कल्चर्स चल रहे थे वो हम पढ़ेंगे। कल्चर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम छोटे से टर्म में इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो टर्म हमारे डेली लाइफ में अलग सेंस निकालता हो और हिस्टोरिकल पॉइंट से अलग सेंस निकालता हो। तो हम इसमें कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ टर्म्स को समझने की, और वो हमें कैसे सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे हैं ये जानने की। इसके बाद में हम आर्यन के बारे में देखेंगे, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदा के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेजन्स, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एज देखेंगे, पोस्ट मौर्यन एज देखेंगे, गुप्ता पीरियड में चलेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड चलेंगे। इसके बाद में हमारा अर्ली मेडिवल फेज शुरू हो जाता है 700 सी के बाद में। अब अर्ली मेडिवल पीरियड क्या है? अर्ली मेडिवल पीरियड हमारा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा कहां से अर्ली मेडिवल आ रहा है और ये डिवीजन कैसे हुआ। तो जब हम टाइमलाइन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन टॉपिक, तो हम पूरी टाइमलाइन को समझेंगे कि इसके बाद कैसे अर्ली मेडिवल चलता है, लेटर मेडिवल आता है और कैसे हमारा मॉडर्न की तरफ जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। यह कोर्स बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चल रहा हूं, तो इसमें यह कोई बात नहीं है कि आपका पॉइंट कहां पे है, कि अभी आप 11th क्लास में है या फिर अभी आप ग्रेजुएशन में है। ये बिल्कुल बेसिक से कोर्स है, समराइजेशन टाइप ऑफ कोर्स है। तो इसको बाद में आप जब कोई बुक रेफर करेंगे, चाहे वो आर एस शर्मा हो या उपिंदर मैम की बुक हो या फिर लूसेंट हो, तो आपको डॉट्स कनेक्ट हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आप वेट करिए। अगर आप फैक्चुअल हिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको स्टोन एज के बाद से फैक्चुअल हिस्ट्री मिल जाएगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले फाउंडेशन देखिए। बिना फाउंडेशन के आप हिस्ट्री समझ नहीं सकते। जैसे एक घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव पे काम किया जाता है, भले ही उसमें टाइम लगता है, बट नींव के बाद ही हम अपनी दीवारें खड़ी करते हैं। तो वैसे ही अगर हमें अपनी अच्छी दीवारें खड़ी करनी है, अच्छा लेंटर बनाना है, तो पहले फाउंडेशन वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके पहले सबसे पहला टॉपिक अपने पे जंप करते हैं जो है हिस्ट्री। तो अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपको हिस्ट्री के बारे में क्या पता, तो आप हमसे कहेंगे कि सर मैं हिस्ट्री के बारे में जानता हूं कि जब मैं क्लास 6 में था तब मैंने पहली बार सब्जेक्ट के बारे में सुना था। क्लास 6 से आगे बढ़ते बढ़ते मैंने 10th तक ये पढ़ा, बट क्या हुआ 10th के बाद में मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, मैं मैथ, बायोलॉजी या कॉमर्स की फील्ड में चला गया, तो मेरा हिस्ट्री यहां रुक गया। कोई और कहेगा नहीं भाई मैंने 11th 12th में भी हिस्ट्री पढ़ा है, फिर कोई कहेगा मैंने ग्रेजुएशन ही पढ़ा है। तो कभी आपने जब इतने सारी जगह हिस्ट्री वर्ड सुना है तो आपने ये सोचा एक्चुअली हिस्ट्री मतलब होता क्या है, और हमारे एग्जाम्स के सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? भाई आप तो कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स की फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप एक ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? तो अगर अपन इस सब्जेक्ट का वर्ड को पहले पकड़ें तो हिस्ट्री में खुद लिखा है स्टोरी। मतलब हम अपने पास्ट को एज अ स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। और हम स्टोरी मतलब क्यों पढ़ते हैं? स्टोरी से एक मिलता है मोरल, और उस मोरल से हमारे जीवन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमें चीजों को कैसे देखना है। तो जो हिस्ट्री है एक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप हैं, आपको आपको कोई इश्यू हुआ, आपको डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया कि सर मुझे लास्ट 3 दिन से फीवर है, मुझे टायर्डनेस फील हो रही है, नींद बहुत आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने डिजीज बताया अपने। और डॉक्टर ने प्रेजेंट में बैठ के आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और प्रिस्क्रिप्शन में उसने आगे के 7 दिन की दवाइयां आपको लिख दी। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे ही डॉक्टर ने प्रेजेंट में लिखा, आपके पास्ट को एनालाइज करके और आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया या फ्यूचर में आपको हेल्प करने की कोशिश करी।
अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया, आपसे क्वेश्चंस पूछे कि भाई क्या खाया था आपने ऐसा कि आपको सर्दी हो गई, आप कहीं ट्रेवल करके आए हैं क्या, या फिर आपने कुछ ऐसा एलर्जिक फूड खा लिया कि आपको दिक्कत हो रही हो। फिर डॉक्टर ने आपके पास्ट इवेंट को एनालाइज किया विथ हेल्प ऑफ इस मेडिकल साइंस, जैसे कि यार इसको 5 सिम्टम्स है, हो सकता है इसको फ्लू हो सकता है इसको एलर्जिक इशू हो। ऐसे करके डॉक्टर ने एनालाइज किया प्रेजेंट में बैठ के, और आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका ब्लड टेस्ट भेज दिया कि भाई ब्लड टेस्ट करवा के आओ, और सबके पैटर्न को लिंक करके अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाया, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद कहा कि आप 7 दिन तक इसको खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। सिमिलरली वैसे ही जब हम हिस्ट्री को प्रेजेंट में पढ़ते हैं और अपने पास्ट को एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस में हम ये देखते हैं हमने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, और क्या आगे हमें इसको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर को फॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पुराने समय से, हमारे अनुभवों से हमें भविष्य की अप्रोच सिखाता है कि हमने कैसे अपने भविष्य में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो एक चीज आप देखिए कि ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक सब्जेक्ट ना होके आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब आप जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, आप फिलॉसफीज पढ़ेंगे, आप राजाओं की गलतियों से सीखेंगे, आप ये देखेंगे कौन से राजा के अंदर क्या एबिलिटीज थी, क्या क्वालिटीज थी, उनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्या उनने गलतियां करी थी, उनसे आप अपने डेली जीवन में उन चीजों को डाल सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट एक लाइफ को फॉर्मेशन देने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी आपको हिस्ट्री के थ्रू हेल्प करता है डिफाइन करने में। तो हमारे जीवन में हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डील करेंगे हिस्ट्री में वो होता है हिस्टोग्राफी। अब भाई हम हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, बट ये सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट हम इसको डेवलपमेंट को हम पढ़ते हैं, जिसको अपन कहते हैं हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। अब देखो क्या होता कि हम जब भी कोई चीज लिखते हैं तो हमारा दिमाग दो प्रकार से काम करता है। दो प्रकार से कैसे काम करता है? एक काम करता है कॉन्शियसली, और एक काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अपना माइंड कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डायरी लिखी, उस डायरी को मैंने लिखा, और मेरे केवल ये इंटरप्रिटेशन है इस डायरी को मुझे ही लिखना है, मुझे ही देखना है, मेरे घर के 4 लोग और देखेंगे तो मुझे इसमें राइटिंग की कोई चिंता नहीं है, मैं जैसा चाहे लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे किसी की बुराई भी कर सकता हूँ, किसी की तारीफ भी कर सकता हूँ। हेडिंग हेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट में डालूंगा नहीं। तो मैंने इसको अपने हिसाब से लिखा, अपने विचार लिखे, और उन विचारों को किसी आइडियल थीम या फिर आइडियल फॉर्मेट के हिसाब से नहीं डाला, बस जो मन में आए लिखता गया। तो ये जो चीज मैंने लिखी है ये मैंने सबकॉन्शियस माइंड में लिखी। जैसे आप कहते हो ना कभी कभी मैं कुछ टाइप करने का मन कर रहा है, मैं एक पॉइंट को सोचता रहा उसको लिख दिया, तो वो जो आप सोचते सोचते लिखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। ग्रेजुअली इसका अपोजिट एक होता है जब आप कोई टेक्स्ट को बहुत सोच समझ के लिखे। फॉर सोच समझने का मतलब ऐसा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको कल 15 अगस्त के लिए एक स्पीच तैयार करनी है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हाउ आई विल गिव द इंट्रोडक्शन। मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद में पहला पॉइंट बोलूंगा, सेकंड पॉइंट बोलूंगा, थर्ड पॉइंट बोलूंगा। ऐसे कर करके आपने इसको सीक्वेंस में प्रोग्राम किया, कॉन्शियसली लिखा। कॉन्शियसली मतलब बहुत ज्यादा सोचा समझा ध्यान दिया। तो आपने जो ये लिखा है ये कॉन्शियसली राइटिंग कहलाती है। तो जब हम कभी कोई सोर्स देखते हैं, अब आप इसको हिस्ट्री में देखिए, जब वेद लिखे गए, जब उपनिषद लिखे गए, या फिर एक कोई बुक लिखी गई, फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक बुक ली, इस बुक को लिखा गया, तो क्या राइटर ने उस टाइम पे इसको कॉन्शियसली लिखा होगा कि कल के दिन कोई आएगा बच्चा, उसको यूपीएससी एमपीपीएससी में इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा तो हम उसके हिसाब से उसको हेडिंग बना के दें, कलरफुल डिजाइन बना के दें? नहीं, उस ऑथर ने केवल अपने विचार लिखे उसको। तो उसकी जो राइटिंग थी वो सबकॉन्शियस राइटिंग थी। समझ रहे हैं आप? सबकॉन्शियस राइटिंग मतलब उसने प्लान्ड हिस्ट्री नहीं लिखी थी, उसने बस अपने विचारों को लिखता गया लिखता गया लिखता गया, जैसे अपन डायरी एंट्री करते। एक पल को डायरी एंट्री सोच लीजिए, ठीक है। अब धीरे 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 करके आगे जाके वो डायरी, या फिर जो मेरी डायरी है जो मैंने सबकॉन्शियसली लिखी, आज से 50 साल बाद किसी को मिलती है, और उस डायरी को बच्चा पढ़ता है और कहता है
यहाँ पे एक डायरी मिली थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस व्यक्ति ने जब मेरी डायरी पढ़ी, वो जब बच्चा डायरी पढ़ता है और उस डायरी को एनालाइज करता है, एनालाइज में क्या करता है, वो कहता है कि यार चलो मैं 2 हाइलाइटर यूज करता हूं, जहां जहां पे यहाँ पे ज्योग्राफी की बात होगी, जहां पे वो मार्केट की बात कर रहा होगा, या फिर मैंने कहीं पे अगर रिलीजन की बात लिखी होगी, या फिर मैंने कहीं पे कोई घर की बात लिखी होगी, कोई इवेंट सेंटर की बात लिखी होगी, उसने हर इवेंट के हिसाब से कलर डिसाइड कर लिया हाइलाइटर का। अब उसने मेरी पूरी डायरी पे हाइलाइटर हाइलाइटर यूज करे और हर पेज पे लगभग 2-3 पॉइंट हाइलाइटर के हो गए। अब जब मेरी पूरी डायरी कलर्ड हो गई और फिर उस बच्चे ने उस डायरी को एक नए पेपर फॉर्मेट पे एक एक हेडिंग डाल के लिखा। क्या हेडिंग डाल के लिखा कि इस पूरे पेज पे मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है कि जब ये 2022 चल रहा था या 23 चल रहा था तब ऐसी हिस्ट्री थी, या फिर जब ये साल चल रहा था तब ऐसी हिस्ट्री थी। उसने पूरा पॉलिटिकली लिखा। दूसरे व्यक्ति ने ज्योग्राफी लिखा, थर्ड इकोनॉमिकली लिखा। तो ऐसे करके हमारी सबकॉन्शियस डायरी को भी कई लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर यूज करके अपना अपना एनालिसिस लिखा। और ये जो एनालिसिस है, यही ग्रेजुअली हमारी हिस्ट्री एज सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे एक वेद आप कभी भी देखेंगे, कोई वेद को जब आप देखेंगे तो वेद कभी भी सिस्टमेटिक फॉर्म में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आप उसको एज अ रिसोर्स यूज कर पाए हिस्ट्री पढ़ने के लिए। वो उसमें मंत्र लिखे रहेंगे, एक्सप्लेनेशन अगर आप आज की पब्लिकेशन का देख रहे हैं तो उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन दिया रहेगा, बस आप उसको लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे। या फिर अपन रामायण का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस जगह। बट जब आपको मैं कह दूं कि आपको एनालाइज करना है रामायण को, तो जब आप एनालाइज करेंगे ना रामायण को, तो आप एक पॉइंट डालेंगे कि रामायण के टाइम पे इन्वायरमेंट ऐसा था, रामायण के टाइम पे फॉरेस्ट ऐसे थे, रामायण के टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो आपने जब एनालाइज किया रामायण को, तो आपने रामायण को अपने दृष्टिकोण से देखा, और यह जो एनालिसिस आपने किया उसको एक पेन पेपर पे लिखा, और मैं आपसे कह दूं कि आपने हिस्टोग्राफी करी, और वो पेन पेपर आपकी बुक हो गई, जिसको आज के टाइम पे अपन राइटर्स का वर्क कहते हैं, जो आज के टाइम पे हिस्टोरियंस लिख रहे हैं। मतलब एक पुरानी सबकॉन्शियस माइंड में लिखी हुई बुक को आज एक कॉन्शियस माइंड से एनालाइज करके एक इनफॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मल टेक्स्ट में डाला जाता है कि बच्चे समझ पाए कि हिस्ट्री कैसे बनी एज अ सब्जेक्ट। तो इसको अपन कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और इस सब्जेक्ट के सब फादर को अपन हेरोडोटस कहते हैं। अब भाई सोचिए हेरोडोटस कैसे बात आती है। एक बार ग्रीको पर्शियन वॉर हो रही थी, उस ग्रीको पर्शियन वॉर को हेरोडोटस ने इवेंट वाइज लिखा है। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना, इवेंट सेंट्रिक। तो जब आप कभी हिस्ट्री लिखते हैं तो यू शुड बी इवेंट सेंट्रिक। तो इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, इसलिए इनको 5th सेंचुरी का फादर ऑफ हेरोडोटस कहते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री को प्रॉपर वे में लिखा था। अब देखिए हिस्टोग्राफी एक बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट ऑफ टर्म है। हिस्टोग्राफी में कई स्कूल्स आते हैं। अब स्कूल्स क्या हैं, हम एक बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अपन ने रामायण का एग्जांपल लिया। जैसे एक रामायण है, अब जैसे मान लीजिए कि रामायण है, इस रामायण को एक व्यक्ति है मोहन, जो एक हिस्टोरियन है, या फिर हिस्टोरियन 1 नाम देते हैं इसको। हिस्टोरियन 1 ने रामायण को ऐसा एनालाइज किया, पूरा पढ़ा समझा, और उसको ऐसा एनालाइज किया कि भाई मैं पूरी रामायण में केवल इन्वायरमेंट के बारे में लिखूंगा, कि कैसा इन्वायरमेंट था, कैसे सीजन चेंज हो रहे थे, जो जो इंटरप्रिटेशंस इन्वायरमेंट को लेके दी गई होंगी उसने पूरी चीजें लिखी, और उस लिखे हुए वर्क को एक बुक में पब्लिश कर दिया, जिसमें अपना नाम लगा दिया, अपनी बुक का टाइटल दे दिया। ठीक है। दूसरा पर्सन आया हिस्टोरियन 2, इसने एक बुक लिखी, इसने कहा मैं रामायण में पूरे उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम देखूंगा, कि राजा कैसे वर्क करते थे, और कैसे वॉर होती थी, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। इसने अपना पूरा एक नया नाम दे दिया कि पॉलिटी ऑफ रामायण, एक तरह से कह दीजिए। तीसरा हिस्टोरियन आया, हिस्टोरियन 3, इसने अपनी रामायण को ऐसे देखा कि रामायण के टाइम पे कौन कौन से गॉड को प्रेस किया जाता था। उन्होंने कहा कि शिव जी को बहुत माना जा रहा है, देखिए कई बार कहा जा रहा है कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूं, मैं इन भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रिलीजियस एस्पेक्ट में रामायण को देखा है। रामायण एक ही, जो कैसे लिखी गई थी, सबकॉन्शियसली।
उसको कॉन्शियसली कई ऑथर्स ने एनालाइज किया और अपनी अपनी बुक्स डाली। अब आगे के टाइम पे जब आप एज अ सब्जेक्ट उसको डालना चाहे, और मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मुझे एनालिसिस ऑफ रामायण को बच्चों को समझाना है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल वालों ने कहा एक काम करते हैं सर, कि जितनी ये बुक्स हैं, ये वाली बुक्स हैं, एनालिसिस वाली बुक है, सबका अपन समराइजेशन एक एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ डाल दिया एनवायरमेंट ऑफ रामायण, एक पैराग्राफ डाली पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी ऑफ रामायण, एक पॉइंट डाल दिया रिलीजन ऑफ रामायण। ऐसे करके हमने एक रामायण पे चैप्टर बना दिया। इजी है। तो आज जो अपन बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी राजा के बारे में बात हो गई, मान लो या यहाँ पे रामायण की जगह अपन कह देते हैं, यहाँ पे अपन विक्रमादित्य किंग की बात करते हैं, तो विक्रमादित्य राजा की पॉलिटिकल हिस्ट्री अपन ने एक बुक से उठाई होगी, एक एनवायरमेंटल हिस्ट्री एक बुक से उठाई होगी, रिलीजियस बुक हिस्ट्री एक बुक से उठाई होगी, और सबको कंपाइल कर दिया गया मान लीजिए आर एस शर्मा सर की बुक में। और आर एस शर्मा की बुक आज के टाइम पे अपन एज अ जनरल स्टडी ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये जो पूरी चेन है, पूरी चेन कैसे, फर्स्ट स्टेप मतलब बिल्कुल रॉ सोर्स से लेके एनालिसिस करके एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट बनाने के लिए, सब्जेक्ट ऑफ अ स्कूल, सब्जेक्ट ऑफ अ कॉलेज बनाने का, इसी को अपन कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी या फिर हिस्ट्री राइटिंग। हिस्टोग्राफी में एक चीज क्या आती है, इसको अपन कहते हैं हिस्ट्री राइटिंग। अब देखते हैं आगे। अब सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि एक्चुअली हिस्ट्री राइटिंग कैसे शुरू होती है और कैसे इंडिया में इस चीज का कल्चर बढ़ता है। तो सबसे पहला आपको एक पॉइंट बता दूं कि अब आप लोग अपने आप को इमेजिन करिए कि आप ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे चले गए हैं। ब्रिटिश इंडिया समझते हैं क्या? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आप हैं और आपको 17th सेंचुरी में मैं लेके जाता हूं। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आप 17th सेंचुरी में हैं। अब आप यहां पे एक दूसरे देश में आए हैं, एक एलियन कंट्री में आए हैं, और इस कंट्री को आपको रूल करना है। अब आप इस कंट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि आप यहां से तो बिलोंग करते नहीं हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि मैं आपकी कल्चर को समझ पाऊं, आपके इमोशंस को समझ पाऊं, आपकी वैल्यूज समझ पाऊं कि आप कहां पे मेरे अगेंस्ट जाएंगे, कहां पे मेरे फेवर में रहेंगे, क्या चीज आपको सही लगती है, क्या चीज आपको गलत लगती है। तो ब्रिटिशर्स ने 1857 का जब रिवॉल्ट हो रहा था, तब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि अगर मुझे इंडिया पे रूल करना है तो मैं सबसे पहले इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। समझेंगे कैसे भाई? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूं और मैं कोई साउथ की कंट्री, साउथ की स्टेट में जाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चेन्नई गया। अब मैंने कहा यार ये लैंग्वेज तो मेरे लिए बिल्कुल नई है, मुझे तो आते नहीं है, तमिल में कुछ भी नहीं आता है। तो आप हमें सजेस्ट करेंगे या मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक काम करते हैं, जो तमिल के टेक्स्ट हैं उनको पढ़ता हूं। तमिल के टेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे? उन्होंने कहा एक काम करो यार, कि तमिल को टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है ठीक है। तो मैं मार्केट गया, तमिल का टेक्स्ट देखा, अरे हाँ यार ये रामायण है यार, यहाँ पे लिखी गई है, या फिर ये कोई किताब है जो तमिल हिस्ट्री को बताती है, मुझे पढ़ने की इच्छा है, मैं इसका ट्रांसलेशन ढूंढता हूँ। तो हमने इस चीज का ट्रांसलेशन ढूंढा, उस बुक को पढ़ा, समझा, और उस बुक को समझने के बाद में अब हम कैसे समझ पाए, क्योंकि हमारे लिए अब ये लैंग्वेज इजी हो गई थी समझने की। ट्रांसलेशन के बाद में हमने एक नई बुक लिखी जो मेरे इंटरप्रिटेशन द्वारा लिखी गई थी इस बुक की। तो मैंने इस बुक पे लिखा कि मैंने एक बुक पढ़ी जो तमिलनाडु की बुक थी, उसमें ऐसा ऐसा कंटेंट दिया गया, बहुत अच्छी बुक है, मैं आगे कई लोगों को रिकमेंड करूंगा ये बुक पढ़ें, ये बुक करें, ऐसा करें। तो अब ये कैसे इजी हो पाया मेरे लिए, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन किया। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला प्रोसेस जो किया, वो क्या किया कि हमारे यहाँ पे जितने एंशिएंट टेक्स्ट थे सबको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे इंडियन लोगों की साइकोलॉजी, इंडियन का कल्चर, कि कैसे चीजें चल पाएंगी। तो सबसे पहले जैसे ट्रांसलेशन क्या क्या होने लगे, चार्ल्स ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, कालिदास के विज्ञा शाकुंतलम, जयदेव की गीता गोविंदम, मनुस्मृति, लैला मजनू, उपनिषद, कई चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट होने लगी।
अब भाई एक चीज सोचो, जब चीजें ट्रांसलेट होने लगती हैं तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि हमें उस चीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद में एक ही ऑथर ने किया ट्रांसलेट, और अब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कई ऑथर्स इस पे वर्क करने लगेंगे। कई ऑथर्स कैसे वर्क करने लगेंगे, देखिए पहले एक बुक ली, मान लीजिए उपनिषद है, इसको ट्रांसलेट किया, अब ये हो गई इंग्लिश में। अब भाई एक ऑथर ने तो काम कर दिया ट्रांसलेशन का, अब इंग्लिश में होने के कारण कई यूरोपियन ऑथर्स ने इस पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, अरे भाई हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, और सब ने पढ़ पढ़ के अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस दी। हिस्टोरियन 1 हो गए, हिस्टोरियन 2 हो गए, हिस्टोरियन 3 हो गए, या फिर ऑथर 3 हो गए, ऑथर 4 हो गए, ऐसे कर करके सब ने अपने उपनिषद पर रिव्यूज दिए, फीडबैक दिए, अपनी ओपिनियन डाले कि मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिकली ये रहा, मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली ये रहा, मेरे अकॉर्डिंग ये रहा। तो ये जो ट्रांसलेशन वाला जो सिस्टम है पूरा ट्रांसलेशन करके जो बना रहे हैं, इनको, इन स्कॉलर्स को अपन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर कहते हैं। ये 18-19 सेंचुरी की बात है। ये सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। अब इस चीज के पीछे क्या कारण था? सबसे पहला कारण यह था कि ये चाह रहे थे कि जिस कंट्री को हम रूल करना चाह रहे हैं उस कंट्री के बारे में जाने, कि रिवोल्ट कम हो पाए। क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक साइड रिवोल्ट बढ़ रहे थे और दूसरे साइड समस्या यह हो रही थी कि ये जानना चाह रहे थे कि लोगों के बारे में क्या अप्रोच है सोचने की, समझने की। तो दोनों चीजें कंटेम्परेरी साथ में चल रही थी इन लोगों के। अब देखिए दूसरा, इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज खोल दी। क्रिश्चियन मिशनरी क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे हिंदू ब्रिटिशर्स के आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट हो जाए, और ये जब टिल्टेशन आ जाएगा तो इनके ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रेंथ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं साउथ में जाऊं और लोगों से कहूं कि अरे भाई मुझे ये लैंग्वेज पसंद है, फलाना फलाना लैंग्वेज में बोलने लगो, तो मैं तुम्हें भी सिखाने लगूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। तो ये एक इन्फ्लुएंस डालने लगे उनके ऊपर। फिर दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों की जरूरत थी, लोकल्स की जरूरत थी, इसलिए वो अपने लैंग्वेज को चेंज करने के लिए अपने इंटरप्रिटेशंस को डालने लगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? अब देखिए चतुराई, ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे। इन्होंने कहा कि भाई एक साइड तो रिवोल्ट चल रहे हैं, रिवोल्ट को भी सप्रेस करना है कहीं ना कहीं से, और दूसरे टाइम हमें ट्रांसलेशन भी करते रहना है। तो इन लोगों ने इस चीज को मेंटेन करने के लिए कहा कि हम आपके ही भाई हैं, हम आपके ही साथ में हैं, हम आपके ही दोस्त हैं, और मैं, अगर हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो हम लॉ जो बनाएंगे वो भी आपके अप्रोच में ही बनाएंगे, आपके ही कल्चर को लेके बनाएंगे, जो भी आप कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम देखिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि यार जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना, वो संस्कृत लैंग्वेज और ईरानी लैंग्वेज का एक ही कॉमन लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा, इन्होंने कंपेयर किया, ब्रदर बन गया भ्राता, मदर बन गया माता, फादर बन गया पिता। तो इन्होंने ऐसे राइमिंग से जोड़ जाड़ के कहा कि अपन लोग तो एक ही ओरिजिन से आए हुए हैं, तो आप और हम अलग अलग नहीं है, हम आपकी ही हेल्प करने आए हैं और हम आपके साथ में गलत नहीं कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी गवर्नमेंट को उस टाइम पे टिल्ट कर दिया था। अब ये चीज ऐसी चल रही थी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम आपके साथ में, हम आपके फेवर में हैं, क्योंकि हम आपको समझना चाह रहे हैं और हम आपको समझ के आपका ही भला करना चाहते हैं। इसको गौरी विश्वनाथ जी कहते हैं रिवर्स एक्कल्चरेशन। मतलब हम आपके घर आके आपके घर जैसे होने का नाटक करने लगे। जैसे मान लो आपके घर आया और आपसे कहूं, अरे मुझे भी जलेबी पसंद है, मुझे भी ये चीज पसंद है, भले ही मुझे पसंद ना हो, बट ये हम इंटरप्रिटेशन दिखाएंगे, मुझे भी ये चीज पसंद है क्योंकि मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं, हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, मैं आपके घर पे रुकना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा दिखाना, अरे भाई वी आर ब्रदर, ब्रदर ब्रो, वी आर ब्रदर, ये पॉइंट चलता है। इसमें कई ऑथर्स आए, सर विलियम जोन्स हुए, चार्ल्स विल्किंसन, मैक्स मुलर हुए। ऐसे करते करते इन्होंने अपने कई वर्क्स लिखे, ये वर्क्स इसमें दिए गए हैं। अब दो चीज चल रही थी उस टाइम पे, ये दो जगह से वर्क कर रहे थे। एक तो कर रहे थे ट्रांसलेशन, लिटरेरी सोर्सेस था, और दूसरा आर्कोलॉजी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आर्कोलॉजी व्हाट? क्योंकि अब लिटरेरी सोर्सेस तो आ रहे हैं, इनको आर्कोलॉजी की भी नीड पड़ रही थी, उसको वैलिडेट करने, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आर्कोलॉजी की भी नीड थी।
ज्योग्राफी को भी समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भैया एलियन कंट्री में आए हैं तो ये भी जरूरी है कि प्रकृति कैसे चल रही है यहाँ पे, खाना पीना क्या चीज है, क्या गलत है क्या सही है, तो ज्योग्राफी को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले इसी टाइम पे जब ओरिएंटलिस्ट स्कूल चल रहा है, उस टाइम पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनने लगता है, एएसआई बनने लगती है, और कई कॉलेजेस बनाने लगे जहां पे एकेडमिक वर्क हो रहा था। एकेडमिक वर्क क्या? ट्रांसलेशन वाला वर्क हो रहा था। अब भाई जब ये कॉलेज बने, कॉलेज बनते ही इनमें एजुकेशन सिस्टम में लाने लगे। एजुकेशन सिस्टम में क्या? अब जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने कॉलेज बनाए, और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में अपनी कॉलोनियल राइटिंग देने लगे। कॉलोनियल राइटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉलोनियल राइटिंग मतलब क्या? ओरिएंटलिस्ट स्कूल में ही ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ, और वो जो ऑथर अभी अपन को ब्रदर ब्रदर बता रहे थे ना, जो अभी अपन ऑथर को ब्रदर ब्रदर बता रहे थे, वो अब यहाँ पे कंपेयर करने लगेंगे इंडिया को एज अ नेगेटिव व्यू। नेगेटिव व्यू मतलब व्हाट? देखिए, पहले किया ट्रांसलेशन, ये अपने मान लीजिए उपनिषद है, उपनिषद का हुआ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को किया एनालिसिस। एनालिसिस का एक हिस्टोरिकल ग्रुप आ गया ये, जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई नहीं ये गलत है, ये लोग बहुत अच्छी अप्रोच रख के नहीं चलते हैं, इनके अंदर हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, गलत गलत बोलने लगे। अब जब ये गलत बोलने लगे तो इनको कहा गया कि ये दे आर द कॉलोनियल राइटर। कॉलोनियल मतलब क्या होता है कि वो ब्रिटिशर्स के ही राइटर हैं, और उनकी जो अप्रोच है वो ये दिखाने की कि अगर हम भारत आए हैं तो हमारा रीजन है यहाँ आना कि हम यहाँ पे विकास करने आए हैं। तो इसमें ओरिएंटलिस्ट कंटिन्यूशन उन्हीं का रहता है, उन्हीं के स्कूल के ये लोग आगे आगे उभर के ओरिएंटलिस्ट की आइडियोलॉजी ही कम्युनिस्ट कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी बन जाती है। ये लोग इंडियन हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया इंडिया में कुछ नहीं था, इंडिया में कुछ सेंस नहीं था हिस्ट्री लिखने का, यूनिटी नहीं थी, डेस्पोटिक रूल चल रहा था, पावर को लेके परेशान रहते थे, पॉलिटिकल सिस्टम कुछ नहीं था, जाति वर्ण रीजन में तो भैया ब्रिटिशर्स कंफ्यूज ही थे पूरे टाइम। इनका कहना था भारत हिस्ट्री राइटिंग तो ठीक है, वो पूरे टाइम सुपरस्टिशंस की बात करता रहता है, प्रेजेंट प्रेजेंट दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो ऊपरी दुनिया की बात कर रहा है। इन्होंने जब अपनी राइटिंग्स करी, अपनी बुक्स के इंटरप्रिटेशंस दिए, उसमें फॉरेन इन्वेजन्स को बहुत ग्लोरीफाई किया। अगर भारत अलेक्जेंडर ग्रेट आया तो बहुत अच्छा हुआ, बिना उसके कुछ हो ही नहीं पा रहा था भारत में। इंडिया की टाइमलाइन बनाई बुक में, देखो टाइमलाइन तो बनाना पड़ता है ना कि कौन की फेस की बात करें, उसमें इन्होंने रिलीजन के हिसाब से बात करी। अभी मैं आपको पॉइंट आगे टाइमलाइन के टाइम बताऊंगा। इन्होंने एशियन इंडिया को डार्क एज कहा कि भाई बहुत डार्क एज थी, और कॉलोनियल को जस्टिफाई किया कि अगर ब्रिटिशर यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हम विकास करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात अब आती है पॉइंट, इन्होंने अपने इन विचारों को, जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडियन था, उसको एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया। कौन से एजुकेशन सिस्टम में? जो इन्होंने यहाँ पे कॉलेजेस बनाए थे। अब देखिए क्या होता कि जब यहाँ पे ये लोग कॉलेज बनाए, अब एक पल को सोच के चलिए कि आप एक कॉलेज में जाते हैं, ये कॉलेज है, यहाँ पे आपके एजुकेशन सिस्टम में ये डाला गया है कि अगर आप उपनिषद पढ़ रहे हैं तो ये गलत है, आपको उपनिषद नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे इंडिया को क्रिटिसिज्म किया गया, इंडिया के क्रिटिक्स निकाले गए, नेगेटिव सेंस ऑफ इंडिया दिया गया। अब जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्यों हो रही थी? देखो, जब इंडिया के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि घर पे तो भाई ये लिटरेचर को पूज रहे हैं और यहाँ पे जाके बुराई सुन रहे हैं, अपने भारत की बुराई सुन रहे हैं। इसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा है, आजादी चाहिए वाला पॉइंट चल रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे स्कॉलर पढ़ रहे हैं कॉलेज में, ये लोग इनके अगेंस्ट हो गए, राइटर्स के, कि नहीं भाई हम नहीं मानते हैं, हमारे इंडिया अच्छा था। तो अब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इन्होंने इंडिया के बारे में पॉजिटिव लिखना शुरू कर दिया। अब गाड़ी कहां पे आ गई? अब इन्होंने वहीं पे उस टेक्स्ट को फिर से एनालाइज किया, टेक्स्ट को एनालाइज किया, अब देखा इसको पॉजिटिव व्यू में, इंडिया की तारीफ करी, और इनको कहा गया नेशनलिस्ट अप्रोच। जो इनका चश्मा था, पॉजिटिव चश्मा था देश को देखने का। अब नेशनलिस्ट अप्रोच मतलब क्या होता है, देखते हैं। जब वेस्टर्न एजुकेशन कॉलेज में डाली गई तो जो इंडियन स्कॉलर्स थे, इनके लिए दिक्कत हो रही थी, ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है भाई, ये हमें इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। अब देखना, इन लोगों को जो इंडियन स्कॉलर थे इनको नेशनलिस्ट राइटर्स कहा गया। अब पहले नेशनल मूवमेंट चल रहा, तो इनके अंदर सेंटीमेंट्स घर से भी
एक देशभक्ति के आ रहे थे, और कॉलेज में जब बुराई सुनते थे, आपने कई मूवीज में देखा होगा, जब कोई आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की मूवी देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस की मूवी देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि कैसे रेवोल्यूशनरीज कैसे प्रोफेसर्स के आगे खड़े हो जाते थे बुराई की, जब प्रोफेसर करता था कि नहीं भैया मैं तो देश का प्रेमी हूं, आप गलत कैसे बोल सकते, वो पॉइंट यहां से उठता है। ठीक है, अब इन लोगों ने कैसे ग्लोरीफाई किया वो पॉइंट हम देखते हैं। इन्होंने, नेशनलिस्ट राइटर्स ने कहा कि हमारी वेद एज और गुप्ता एज बहुत अच्छी थी, ग्लोरीफाई किया, उसको एग्जेगरेट किया गया। हमारी एंशिएंट सोसाइटी में हार्मनी थी। इन्होंने कहा कि जिस चीज को आप जाति वर्ण से जोड़ रहे हैं ना, ये यूरोप में डिवीजन ऑफ लेबर ही है, जो यहाँ पे आप जाति वर्ण को लेके चल रहे हैं। तो ये चीज पूरी दुनिया में, आपके यूरोप में भी है, वैसे ही जैसे यूरोप की एंशिएंट सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर था, वैसे यहाँ पे एंशिएंट सोसाइटी में भी डिवीजन ऑफ लेबर के बीच बेसिस पे कास्ट सिस्टम डिवाइड हुआ है। जब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इनके अंदर कोई सेंस ऑफ गवर्नेंस नहीं था, कि कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ गण संघ चल रहे थे महाजनपद के टाइम पे, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक अप्रोच भी थी, हमारे यहाँ रिपब्लिक भी चल रहा था, लोगों के अकॉर्डिंग चीजें डिसीजन हो रहे थे। इन्होंने साउदर्न हिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दिया, जहां पे ब्रिटिशर्स ने साउदर्न हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। इन्होंने ये बताया कि हमारे ऐसे अर्थशास्त्र जैसी बुक में कितनी अच्छी पॉलिटी दिखाई गई है, तो वी ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ पॉलिटी, हमारे पास पॉलिटिकली बहुत अच्छा सेंस था, हमारे पास पॉलिटी बहुत अच्छी थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब अपने टेक्स्ट को लिखा, तो एक दृष्टिकोण से लिखा, वो था हिंदुत्व के, हिंदू को रिवाइवलिज्म के दृष्टिकोण से देखा, कि जब ये अपनी बुक लिख रहे थे तो इन्होंने हिंदू के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बुक लिखा। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म क्या दिया कि हिंदू पीरियड को ग्लोरीफाई किया, पर जो मुस्लिम और तुर्क का पीरियड आया, मतलब हमारे 12th सेंचुरी वाला पीरियड है, इसको एज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंडिया दिखाया गया, पहला पॉइंट। और दूसरा, इन्होंने भी जेम्स मिल की जो टाइमलाइन है उसको फॉलो किया। टाइमलाइन के मैं बारे में आपको आगे बताता हूं। इनमें कुछ ऑथर्स ये हैं जिनको नेशनलिस्ट ऑथर कहा जाता है। इसके बाद ग्रेजुअली जब हमने ओरिएंटलिस्ट स्कूल के बारे में पढ़ लिया, ओरिएंटलिस्ट से ही ड्राइव होकर कॉलोनियल अप्रोच आ गई, जो स्कूलों में और एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया गया, जिसको नेगेटिव इंपैक्ट के कारण हमारे पास नेशनलिस्ट अप्रोच आ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये दोनों पॉलिटिकल अप्रोच पे बात करते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच मतलब क्या, दोनों राजाओं के बारे में बात करेंगे, दोनों ये कहेंगे कि गोल्डन एज थी, ये गोल्डन एज नहीं थी। इन लोगों ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे वर्क किया। इसके बाद में हमारे पास में एक और अप्रोच आती है हिस्ट्री की, जो अगला स्कूल कहलाता है, वो होता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड। मार्क्सिस्ट मतलब क्या है, आप देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्स की आइडियोलॉजी ये कहती है कि सोसाइटी को इकोनॉमिकली बेसिस पे हम देखेंगे। अगर कोई भी कंट्री डेवलप्ड है तो उसको मटेरियलिज्म के रूप में देखा जाता है। मटेरियल अगर अच्छा है तो वो डेवलप्ड है, और अगर मटेरियल डेवलपमेंट वाइज नहीं लग रहा है तो वो अंडर डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई किंगडम चल रहा है, कोई एम्पायर चल रहा है, उसमें अगर गोल्ड कॉइन है तो कह लेंगे कि वो एक फ्लोरिशिंग स्टेट पे है, उसकी ग्रोथ हो रही है। और अगर वहां पे गोल्ड कॉइन नहीं है, वहां पे एलॉय के कॉइन चल रहे हैं, मतलब किंगडम वीक है। तो इन्होंने पूरे फेज को एक मटेरियल से कंपेयर करके देखा, और इनकी अप्रोच में हमें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है चीजों का। तो इसको अपन कहते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, जहां पे हम उसी एनालिसिस को मार्क्स का चश्मा लगा के देखते हैं। इन्होंने पूरी चीजों को इवेंट सेंट्रिक, मतलब जो पॉलिटिकल सेंट्रिक चीजें चल रही थी उससे हटके सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के हिसाब से चीजों को देखना शुरू किया, उसी एनालिसिस वाले पॉइंट को। एनालिसिस से ही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी शुरू हो जाती है। ये जर्मन बेस्ड थे। इन्होंने कहा कि सोसाइटी के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हैव क्लास, होता है हैव नॉट क्लास। हैव क्लास में आते हैं जो ब्राह्मण किंग्स हैं, और जो बाकी कॉमन मैन है वो हैव नॉट क्लास में आते हैं। ये मटेरियल के अकॉर्डिंग डिसाइड करा। इन्होंने कहा कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला इंडिया में, नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब अपना जो इंडिपेंडेंस वाला मूवमेंट चला, वो हैव क्लास का था। मतलब इनका कहना यह था, जो गांधी नेहरू थे, ये पावर के कारण ये चीज कर रहे थे, और ये डोमिनेटली उनके कारण चल रहा था। तो ये एक नेशनलिस्ट अप्रोच को लेकर उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया कि हैव क्लास का मूवमेंट था ये। इन्होंने गोल्डन एज को, जो अपने गुप्ता एज गोल्डन एज, उसको मटेरियल प्रोग्रेस के रूप में कहा गया कि भाई मटेरियल के हिसाब से देखा और उसको गोल्डन एज कहा गया। आरपी दत्त इसमें से एग्जांपल है, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है इंडिया की करते हैं। इसके बाद मार्क्स की ही कंटिन्यूएशन में एक स्कूल शुरू होता है, इसको नॉन पॉलिटिकल हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग कहते हैं, हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं।
ये क्या है, ये कहता है कि भाई मुझे पॉलिटिकल से मैटर नहीं है, मुझे पॉलिटिकल अप्रोच नहीं चाहिए, हम बस एक नॉन पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे, हम कल्चर और एक्सपेक्ट देखेंगे, वो इकोनॉमी और कल्चरल ग्रोथ पे बात करेंगे। अब इनके साथ दिक्कत क्या थी, ये लोग डाटा आर्कोलॉजिकली से लिंक नहीं कर पाते थे, ज्यादातर ये टेक्स्ट पे ही सेंट्रिक होकर बात कर रहे थे, चाहे मार्क्स हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग चल रही हो। तो अभी तक हमने अपने इसमें 4 स्कूल्स पढ़ लिए। पहला स्कूल हमारा है ओरिएंटलिस्ट, जिसका ही ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो जाता है कॉलोनियल राइटिंग में। ओरिएंटलिस्ट जिसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो जाता है कॉलोनियल राइटिंग, एक नेगेटिव व्यू ऑफ इंडिया। और इसके बाद इनके अगेंस्ट में आते हैं हमारे नेशनलिस्ट, जो इसी एनालिसिस को यूज करते हैं, ट्रांसलेशन को यूज करके पहुंच जाते हैं पॉजिटिव में। इसी एनालिसिस को यूज करते हैं, एनालिसिस मतलब हमारा ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेचर है, इसी एनालिसिस के हिसाब से बनता है मार्क्स, जो कहते हैं हैव क्लास हैव नॉट, मटेरियल के हिसाब से इकोनॉमी देखते हैं। और मार्क्स की आइडियोलॉजी की बेस से बन जाता है कल्चरल रेस्पेक्ट, नॉन पॉलिटिकल अप्रोच। तो अब अगर अपन देखें, इसके बाद में एक और स्कूल खुल के आता है, ये अर्ली फेज में आता है, अभी रिसेंट स्टेज का स्कूल है, इसको अपन कहते हैं सोवेल्टियन स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। अब ये रंजीत गुहा है, ये 1982 में स्टार्ट होता है, और ये क्या कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में तो आपने हैव और हैव क्लास के बारे में तो बात कर ली, बट व्हाट अबाउट लोकल मैन, जो वास्तव में बहुत नीचे वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट में स्लेव्स का क्या रोल है, नेशनलिस्ट मूवमेंट में पीजेंट्स का क्या रोल है, कैसे उनको एक्सप्लॉइटेशन करा जाता है, उनके एलाइट क्लास को बुराई करते हैं। ये अप्रोच इन्होंने रंजीत गुहा सर लेके आए, और ये 1982 की बात है, ये सर है, इनने कई बुक्स लिखी हैं, और ये डाउन टू अर्थ लेके चलते हैं बिल्कुल चीजों को। इसके बाद में एक दूसरा स्कूल आता है, वही एनालिसिस पॉइंट से हम लिंक करके देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं कम्युनिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। अब देखिए, कम्युनिस्ट अप्रोच मतलब क्या, कि हम एक विचारधारा को लेके ही पूरी दृष्टिकोण से एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का। एक विचारधारा क्या, हम धर्म का चश्मा लगा के ही उस किताब को पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एक रिलीजन सेंटर ले लिया कि भाई अगर मैंने मेडिवल बुक को पढ़ा है तो मैं एक धर्म का चश्मा लगा के ही पढ़ूंगा, और इसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगती हैं। क्या है, जब हम कोई चीज को धर्म के हिसाब से लिखने लगते हैं तो उसमें एक धर्म अच्छा हो जाता है, एक धर्म बुरा बन जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। ग्रेजुअली यही राइटिंग को पार्टीशन की तरफ भी लेके चली गई हमारे इंडिया को। कैसे पार्टीशन की तरफ लेके चली गई, यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल एक दिया है इसमें, जैसे 1920 सेंचुरी में कहा गया कि मुस्लिम्स जो फेस चल रहा था उसमें मुस्लिम्स हैप्पी थे और प्राउड फील कर रहे थे, वहीं पे जो अदर रिलीजन वाले थे, हिंदू थे, वो उनके लिए सैड और ह्यूमिलेटिंग कहा गया। अब देखिए, जब इन्होंने उस अप्रोच में देखा, उस चीज से हिस्ट्री राइटिंग करी, ये अपने मेडिवल फेज के राइटर्स हैं वैसे, तो इन्होंने क्या किया कि उसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वे में देखा। क्यों, धर्म के रूप से देखा। तो यहाँ पे एक जो धार्मिक विचारधारा आ जाती है विचारों में, उसको अपन कम्युनिस्ट अप्रोच कहते हैं हिस्ट्री लिखने की। ठीक है, इसके बाद में एक स्कूल आया, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला फेज चल रहा है। अब इसमें क्या करते हैं ये लोग, भैया इंग्लैंड में बैठ के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरी हिस्ट्री का अपने इंडिया को, कहते हैं कि भाई जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और यहाँ पे नेशनलिज्म चला है, ये जो नेशनलिज्म है ये किसी एक कारण से नहीं है, इनके यूनिटी की नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, यहाँ पे हर कोई अपने लिए लड़ रहा था। अब सुनना इनकी अप्रोच क्या थी। इनकी अप्रोच ये थी कि यहाँ पे हर कोई पावर का भूखा था, और वो पावर ब्रिटिशर्स की पावर हेल्प वाली पावर थी, मतलब ब्रिटिशर्स के सामने पावरफुल बनना चाह रहे थे, और ब्रिटिशर्स जो पावर दे रहे थे गेन करने के लिए आपस में लोग लड़ रहे थे, इनको ब्रिटिशर्स से दिक्कत नहीं थी। अब इसमें कहते हैं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी क्यों फाइट करी, क्योंकि उनके सामने ब्रिटिशर्स की पावर उन्हें चाहिए थी, ये उनका मूवमेंट उनके लिए था। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई राजा लड़ रहा है तो वो अपनी पावर की लड़ रहा है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है, मान लीजिए कोई किसान लड़ रहा है, तो अपने लिए लड़ रहा है। यहाँ पे इनका अप्रोच ये था कि हर किसी का मूवमेंट अपने लिए था, यहाँ पे यूनिफिकेशन नहीं था। एक तरह से एक क्रिटिसिज्म ही है इंडिया के हिस्ट्री को देखने के लिए। इंडियन नेशनलिज्म was not only the product of struggle of India's struggle of Indian people against colonial exploitation, but conflict among Indian for getting benefit given by the Britishers rule। वो जो ब्रिटिशर्स रूल के द्वारा, ब्रिटिशर्स रूल में जो बेनिफिट्स मिल रहे थे,
उसकी चाह में लोग आपस में लड़ रहे थे, पावर की लड़ रहे थे, मटेरियल बेनिफिट्स की लड़ रहे थे, और इस अप्रोच को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। अब अगर हम इन सब चीजों को एक समराइज फॉर्म में देखते हैं और अब लिंक करके देखते हैं सब स्कूल्स को, अब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी और इस पॉइंट को हम समराइज कर रहे हैं ऐसे। देखिए कि जैसे एक हमारा स्कूल आया, सबसे पहले हमने एक बुक यूज करी और उस बुक को किया ट्रांसलेट। ये वेद है, वेद को किया सबसे पहले ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेशन के बाद ये इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन हो गई। अब पहले क्या था, संस्कृत में लिखा है, मान लो कोई कंटेंट कोई डिकोड नहीं कर पा रहा, अब वो डिकोड करने वाली एक हेडेक एक ऑथर ने खत्म कर दी। अब जब ऑथर ने खत्म कर दी तो अब इसको कॉलोनियल ब्रिटिशर्स राइटर्स ने एक अप्रोच दी, इसको कहा कॉलोनियल अप्रोच, जहां पे इन्होंने इन वेद को क्रिटिसाइज किया, नेगेटिव ऑफ वेद बताया। इन्होंने इसको एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया। अब जब एजुकेशन सिस्टम में डाला तो जो नेटिव स्टूडेंट्स थे उनको बुरा लगने लगा, तो इनके अगेंस्ट में बच्चों ने क्या किया, फिर से इस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को पढ़ाई करी, उसको एनालाइज किया और इसको कह दिया नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। और इन्होंने इसी हिस्ट्री को पॉजिटिव अप्रोच में लिखा, जो यहां पे नेगेटिव कह रहे थे उसी को इन्होंने यहां पे पॉजिटिव बोल दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये दोनों लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और ये भी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। इसके बाद में कई लोग आए जिन्होंने कहा यार चलो ठीक है, वेद ही पढ़ रहे हैं बट वेद को हम एक इकोनॉमिकल पॉइंट से देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि अपन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, और इन्होंने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंग्स दी। और इकोनॉमी में भी क्या, हैव क्लास हैव नॉट क्लास बताया। और धीरे धीरे करके ये चीज कल्चर की तरफ चली गई, जिसको अपन कहते हैं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग। मतलब वेद ही है, वेद की इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसलेशन में उस चीज की हेल्प मिल गई लोगों को समझने के लिए, तो एक व्यक्ति ने उसको नॉन पॉलिटिकली लिखा। उसमें उसने लिखा वेद में कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, हैव क्लास थे हैव नॉट क्लास थे, मटेरियल प्रोग्रेस कैसी हो रही थी, वो चीज इसने व्यक्ति ने लिखा जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद में सुबेल्टियन हिस्ट्री आई। अब यहाँ पे ये लोग कुछ हद तक नेशनलिज्म को लेके वर्क कर रहे हैं, एशियंट में इनका ज्यादा वर्क नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर ये कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट को इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो छोटी सोसाइटी है, जो मतलब सर्वेंट्स हैं, एक्सप्लॉइटेड लेबर है, उनके बारे में लोग वर्क करते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेके सुबेल्टियन स्टडी में वर्क होता है। सुबेल्टियन के बाद में एक आते हैं कम्युनिस्ट, जो धर्म का चश्मा लेके बात कर रहे हैं कि भैया वेद है, वेद अच्छे थे, और वेद के बाद में जब अगर कभी मेडिवल की कोई बात हो रही है, मेडिवल टेक्स्ट की बात हो रही है, तो उसको गलत कहलाएंगे। तो ये धर्म के चश्मा देख के इतिहास लेखन कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं कैम्ब्रिज स्कूल वाले, जो कहते हैं कि इंडिया में सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी, जो भी चीज चल रहा था हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा था। अगर झांसी की रानी ने फाइट करा है ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्यों किया है, क्योंकि उनकी जब तक किंगडम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी अप्लाई नहीं हो गई तब तक वो भी शांत रही, उसके पहले उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उनका कहना यह था कि जब सामने वाले के ऊपर भार आ गया, ब्रिटिशर्स से उनकी चीजें छीनने लगी या फिर ब्रिटिशर्स की उनको पॉलिसियां पसंद आ रही थी, उन्हें पावर चाहिए था, इसलिए उन्होंने फाइट करी, वरना फाइट नहीं कर रहे थे। झांसी की रानी ने पहले फाइट क्यों नहीं करी, झांसी के राजा ने पहले फाइट क्यों नहीं करी, जब उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गए तभी क्यों फाइट करा। ये कॉलोनियल यहां से कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। अब एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हम एक चीज सोचते हैं कि जैसे ये बुक है, इस बुक से एक स्कूल ऑफ थॉट ने हमें पॉलिटिकल अप्रोच दी पॉजिटिव, जो हमारा हो गया नेशनलिस्ट, और उसी को नेगेटिव कहा कॉलोनियल ने। तो हमारे पास में हर राजा की कहानी पता चल गई पॉलिटिकल अप्रोच से, ठीक है। दूसरे ऑथर ने इसी बुक को पढ़ा इकोनॉमी के पॉइंट से, जिसको अपने मार्क्स की पॉइंट कहा। एक ऑथर ने इसको पढ़ा अपने नॉन पॉलिटिकल व्यू से, जिसको अपन ने नॉन पॉलिटिकल अप्रोच कहा। जैसे उसमें कल्चर की बात कर दी, ट्रेडिशन की बात कर दी, आर्किटेक्चर की तारीफ कर दी,
और बताया कि राजा कितना धार्मिक था, क्या धार्मिक चीजें चल रही थी, ये सब बात कर दी। एक व्यक्ति ने स्लेव्स की बात करी, जो डाउन टू अर्थ कल्चर सोसाइटी चल रही है उस पर बात करी, और एक ऑथर ने इसी टेक्स्ट को लेके दूसरी इंटरप्रिटेशन के साथ बात करी कि भैया यहाँ पे अलग अलग विचारधाराएं हैं, यहाँ पे यूनिफिकेशन नहीं था, ये था वो था। ऐसे कई स्कूल्स से अपन ने सब्जेक्ट को लिया, सबकी समरीज जोड़ी, और सबकी समरीज जोड़ के एक बुक बनाई, और उस बुक में पॉलिटिकल हेडिंग डाल के लिखा, इकोनॉमिकल हेडिंग डाल के लिखा, सोसाइटी की हेडिंग डाल के लिखा, कल्चर हेडिंग डाल के लिखा, और ऊपर हेडिंग डाल दी द किंगडम ऑफ मगध। तो अब जब अपन यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और जब यहाँ पे हम किसी भी एक एज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, तो गुप्ता एम्पायर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी रही, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी रही, सोसाइटी कैसी थी, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना आज के टाइम पे, ये सब इन्हीं ऑथर्स की देन है जिन्होंने हिस्टोग्राफी करी है। और इन्होंने हिस्टोग्राफी कैसे करी, जब इन्होंने चीजों को एनालाइज किया, उसको समझा, और उसको अपने विचारों के द्वारा लिखा। वही आज अपन विचार को अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, जो आर एस शर्मा ने भी लिखा है, उन्होंने भी कई चीजों को मिक्स करके लिखा है। तभी जब कभी आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑथर हैं वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। क्या वो एक धर्म का चश्मा लेके लिख रहे हैं, क्या वो एक ब्रिटिशर अप्रोच में लिख रहे हैं, क्या वो एक राष्ट्रवादी भावना के अप्रोच में लिख रहे हैं, क्या वो एक इकोनॉमिकल ही लिख रहे हैं। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें उसके पहले उस ऑथर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑथर कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। और उस ऑथर का जब अपन स्कूल पता कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी चीज को ज्यादा महत्व देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ऐसे हमारी हिस्ट्री राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप होती है, और जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और इसी चीज को हम आगे जाके एक कॉन्टेक्स्ट में समराइजेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमने बुक शुरू करी थी वेद की, जिसको जिसको लेके उन्होंने हिस्टोग्राफी शुरू करी थी, वो थी सबकॉन्शियस में लिखा हुआ। कॉन्शियस में इन्होंने एनालिसिस किया, और आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो भी कॉन्शियस वर्क है, जहां पे हेडिंग वाइज चीजों का डिवीजन हो गया। तो ये हमारा हिस्टोग्राफी टॉपिक था, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जब आप आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 2, हाँ, ये चैप्टर आपको आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 2 पे है, चैप्टर 2 ऑफ आर एस शर्मा। और अगर आप उपिंदर सिंह मैडम की बुक ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में हेडिंग है इंटरप्रिटेशन वाली, एक हेडिंग मिलेगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ राइटिंग समथिंग ऐसा कुछ है। केवल वो हेडिंग आपको पढ़नी है और आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इस चैप्टर में क्या है, हो सकता है आपको आर एस शर्मा का चैप्टर बोरिंग लगे, क्योंकि देखिए क्या होता कि हर पॉइंट को, जैसे अभी अपन ने क्या किया, इस स्लाइड में एक पॉइंट बताया कि उन्होंने जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि उन्होंने लैक ऑफ यूनिटी बताई। तो अब कौन सी किताब में लैक ऑफ यूनिटी बताई, ये आर एस शर्मा ने लिखा है। उन्होंने डेस्पोटिक रूल कहां पे कहा, कौन से ऑथर थे, कौन सी किताब में कहा लिखा है। तो आपको इस चैप्टर में खूब सारी किताबें मिलेंगी, खूब सारे ऑथर्स के नाम मिलेंगे, और कौन सी किताब में ऑथर ने क्या वर्क करके लिखा है वो चीज दी है। तो उसको ही अपन ने समराइज करके स्लाइड्स में डाला है, और अपन ने बस समराइजेशन पॉइंट्स डाला कि ऑथर ने क्या क्या चीजें दी हैं। तो आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आप कई ऑथर्स, कई बुक्स मिलेंगी, बस आपको ये देखना है उस बुक में हिस्ट्री को किस इंटरप्रिटेशन के द्वारा पॉजिटिव कहा या नेगेटिव कहा, बुराई करी, किस प्रकार से अच्छाइयां बताई हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। और जब आप इस चीज को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे हमारी हिस्ट्री में हिस्ट्री राइटिंग शुरू होती है। और मैं होप रखता हूं कि आपको ये चीज अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब करें चैनल, और आगे हम ग्रेजुअली कल टाइमलाइन पे जाएंगे, थोड़ा टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी था, और थोड़ा सा टफ भी है। टफ इन द सेंस ऐसे कि फर्स्ट रीडिंग में आप इस टॉपिक को एकदम से एनालाइज नहीं कर पाओगे, और मैं कोशिश करता हूं कि आप अगर जो भी डाउट्स लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिजॉल्व करूं। कल हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन रहेगा। कल हम टाइमलाइन से होते हुए और सोर्सेज की तरफ जाएंगे। टाइमलाइन की मैं आपको थोड़ा स्लाइड बता देता हूँ कि टाइमलाइन कैसे चलती है, किस प्रकार की टाइमलाइन आई है, कौन से ऑथर ने कौन सी टाइमलाइन दी। अब देखिए, अब जब आपको स्कूल्स पता चल जाएंगे तो आपको टाइमलाइन इजी हो जाएंगी। ये 4 प्रकार की टाइमलाइन है।
कौन से ऑथर ने क्या टाइमलाइन दी है, तो वहां से वो चीज़ लिंक हो जाएगी। बस बुक को रीड करिए और कल हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच।